अब मार्वल की तरफ से जब भी कोई सीरीज या मूवी आती है तो हमें कई तरीके के वेपन देखने मिल जाते हैं। कुछ वेपन टाइम के साथ आइकॉनिक बन जाते हैं और कुछ को हम भूल जाते हैं। पर टॉप 10 लिस्ट हम बनाना नहीं भूलते, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज़ 1 से लेकर फेज़ 4 तक के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स। तो अब शुरू करते हैं नंबर 10 से, जो है 10 रिंग्स। अब काफ़ी सारे सुपर फैंस तो 10 रिंग्स को देखते उनके फैन बन चुके थे। कॉमिक्स में 10 अंगूठियां थी पर मूवीज में ब्रेसलेट्स है। अब 10 रिंग्स इतनी पुरानी चीज है कि ना तो मैंड्रिन को पता था कि ये कहाँ से आया है और ना ही वोंग को ये बात पता है। मैंड्रिन ने सेंचुरीज तक वॉरियर्स को मारा और बाद में उनके किंगडम्स को हड़प लिया। कई सारी गवर्नमेंट्स को हिला के रख दिया वो अलग। और 1000 साल में सिर्फ एक नारी शक्ति ने 10 रिंग्स को ओवरपावर किया था, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शांग-ची की मम्मी थी। अब 10 रिंग्स अपने ओनर की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। जितनी रिंग्स एक हाथ में होगी उतना ज्यादा ताकतवर उसका यूजर बन जाएगा। इन्होंने मैंड्रिन को वर्चुअली इमोर्टल भी बना दिया था, इसलिए 1000 साल से उसकी उम्र नहीं बढ़ रही थी। पर जब शांग-ची के पास ये रिंग्स आई तब उसने ड्वेलर इन द डार्कनेस नाम के ड्रैगन को मार दिया। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। पर जब शांग-ची अपने ब्रेसलेट का प्रदर्शन कर रहा था, दूसरी तरफ वोंग परेशान हो गया था क्योंकि 10 रिंग्स के वाइब्रेशन वो फील कर पा रहा था। और हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से वोंग ने शांग-ची को वॉर्न भी किया है कि ये रिंग्स कहीं पर तो मैसेज सेंड कर रही है। अब हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ एलियंस 10 रिंग्स को वापस लेने आ जाए, पर अभी के लिए तो रिंग सही हाथों में है। इसलिए अब बढ़ते हैं नंबर 9 पर, जो है ब्लैक होल ग्रेनेड्स। अब थॉर का पार्ट 2 मार्वल की एक अंडररेटेड मूवी है, पर उससे भी ज़्यादा अंडररेटेड ब्लैक होल ग्रेनेड्स है। इन बॉम्ब्स को डार्क एल्फ खुद बनाते थे या कहीं से इंपोर्ट करवाते थे वो तो हमें कभी नहीं बताया गया, पर ये 4 इंच का बॉम्ब बड़े बड़े एनिमीज के नाक में दम कर सकता है, क्योंकि जब ये बॉम्ब फटता है तब वह एक ब्लैक होल बन जाता है और आसपास की सारी चीजें उसमें समा जाती है। इस ग्रेनेड को डार्क एल्फ लाखों सालों से यूज कर रहे हैं, और मेलिकेट ने तो एसगार्ड में घुसकर ओडिन के सिंहासन पर इस बॉम्ब को फोड़ दिया था। लोकी इसकी चपेट में आते आते रह गया और थॉर की मौत डार्क वर्ल्ड में ही हो जाती, पर लोकी कर्स के ब्लैक होल ग्रेनेड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कर्स मारा गया। लेकिन अगर लोकी यहाँ नहीं होता तो पता नहीं थॉर कर्स को कैसे हरा पाता। वैसे डार्क एल्फ की रेस खत्म हो चुकी है, पर ब्लैक होल ग्रेनेड अभी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और आखिरी बार हमने इन्हें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था। नंबर 8, हेला की नेक्रोसॉर्ड। अब गॉडेस ऑफ डेथ की ये एबिलिटी है कि वो अपने विल पर वेपन मैनिफेस्ट कर सकती है। हेला अपनी मर्जी से कोई भी शेप का वेपन बना पाती है, और ये स्वॉर्ड्स उरू मेटल से बने आर्मर्स को भी चीर देते हैं। अब हेला ने अपने नेक्रोसॉर्ड से वॉरियर्स 3 से लेकर वैल्करिस और एसगार्डियन आर्मी को तो मारा ही, लेकिन साथ में थॉर ने अपनी एक आंख भी खो दी थी। हेला अपने विल पर इनका साइज और शेप चेंज कर सकती है, और सर्टर से लड़ते टाइम हेला के नेक्रोसॉर्ड का साइज 200 से 300 फीट के आसपास था, पर ये ब्लेड्स इतने ड्यूरेबल थे कि सर्टर की गर्मी से भी मेल्ट नहीं हो रहे थे। नंबर 7, म्यूनिर। अब हमें तो लगा था कि म्यूनिर अब हमें कभी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि थॉर की बहन ने इसे तोड़ जो दिया था, पर एंड गेम में ये वापस आया, भले पास्ट में ले जाकर लाना पड़ा हो। और अब थॉर लव एंड थंडर में हमें म्यूनिर फिर से देखने मिलेगा। बस इस बार इसे थॉर नहीं बल्कि जेन फोस्टर चलाने वाली है। अब ट्रेलर को देखकर ये तो समझ आता है कि म्यूनिर की पावर सेम है, जैसे सिर्फ वर्दी बिंग इसे उठा सकता है, जेन फोस्टर म्यूनिर से भी लाइटनिंग चैनल्स कर पाती है, और कॉमिक्स की तरह म्यूनिर मैजिकली जेन फोस्टर के लिए एक एसगार्डियन आर्मर समन कर देता है। अब कैप्टन अमेरिका और विजन को म्यूनिर ने कोई आर्मर क्यों नहीं दिया था उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे, पर अब म्यूनिर के पास और एक एबिलिटी आ चुकी है। बेसिकली जिसने भी म्यूनिर को फिर से जोड़ा है वो पूरी तरीके से पहले जैसा म्यूनिर नहीं बना पाया, पर अब ये उरू मेटल के टुकड़े एक ही बार में कई सारे एनिमीज पर हल्ला बोल देते हैं, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा ही है। और हमें म्यूनिर की स्ट्राइकिंग पावर को नहीं भूलना चाहिए। इस हैमर ने बाइफ्रोस्ट ब्रिज को तो तोड़ा ही था, लेकिन साथ में पूरे सोकोविया सिटी को धूल बना दिया था। नंबर 6, स्पेयरगंगनेर। अब रैग्नारोक के इवेंट से पहले तक स्पेयरगंगनेर एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन था, क्योंकि साक्षात सबके पिता ओडिन इसे यूज किया करते थे। वैसे अकेला एसगार्ड का वेपन है जिसे 3 जनरेशंस ने यूज किया है। लाखों साल पहले थॉर के ग्रैंडफादर बोर ने इसका इस्तेमाल किया था मेलिकेट और उसके आर्मी से लड़ाई करने के लिए। फिर ओडिन ने इसे फ्रोस्ट जायंट के अगेंस्ट यूज किया। उसके बाद ये थॉर के हाथों में आया जब वो हेला से फाइट कर रहा था, और लोकी ने भी इसका इस्तेमाल किया था फ्रोस्ट जायंट को मारने के लिए। स्पेयरगंगनेर भी उरू मेटल से बना है, बस ये म्यूनिर की तरह अपने ओनर के पास खुद होके नहीं आता है, पर यह हथियार अपने यूजर के पावर को चैनलाइज करता है। जैसे ओडिन और बोर ने जो ऑरेंज कलर की बीम्स इसमें से निकाली थी वो कुछ नहीं बल्कि ओडिन फोर्स थी। बेसिकली ये एसगार्ड के किंग का वेपन हुआ करता था, और अगर थॉर म्यूनिर के लिए वर्दी ना होता तो उसका भी प्राइमरी वेपन स्पेयरगंगनेर होता। अब अगर बात करें ये वेपन आज के डेट में कहाँ पर है,
तो हो सकता है कि ये स्पेस में कहीं पर भटक रहा हो, या फिर हो सकता है कि सर्टर की वजह से एसगार्ड के साथ स्पेयरगंगनिर भी बर्बाद हो गया हो। नंबर 5 स्टॉर्म ब्रेकर। अब नेडेविलर में न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स से बना ये वेपन एसगार्ड के किंग के लिए बनाया जाता है और टेक्निकली आज के डेट में यह हथियार थॉर यूज करता है। पहले तो इसे थैनोस को मारने के लिए बनाया था, पर अब थॉर म्यूनर से ज़्यादा स्टॉर्म ब्रेकर चलाना पसंद करता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। अब स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों उरू मेटल से बना है, बस एक हथौड़ा है तो दूसरी कुल्हाड़ी। पर दो चीज़ें हैं जो स्टॉर्म ब्रेकर को अलग बनाती है। जैसे स्टॉर्म ब्रेकर ब्लू कलर की फायर प्रोड्यूस करता है लाइटनिंग के साथ और ये बायफ्रोस्ट समन कर सकता है। अब अगर थॉर ने किसी जगह बायफ्रोस्ट खुला छोड़ दिया तो सामने वाला पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर स्टॉर्म ब्रेकर में और भी कोई एबिलिटीज है तो वो हमें लव एंड थंडर में पता चल जाएगी। नंबर 4 ट्विलाइट स्वॉर्ड। अब ये स्वॉर्ड सर्टर की है। जब इटर्नल फ्लेम नहीं होती है तब इसका साइज अराउंड 10 से 12 फीट होता है, पर जब सर्टर इटर्नल फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाता है तब इस स्वॉर्ड का साइज 700 फीट बन जाता है। मतलब 2 गॉडजिला और एक कॉन्ग का बच्चा हम एक के ऊपर एक रख दे तब उतनी बड़ी ये स्वॉर्ड बन जाएगी। ट्विलाइट स्वॉर्ड एक फायर बेस्ड स्वॉर्ड है और सर्टर इस स्वॉर्ड से पूरे एक रियलम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे उसने रैग्नारोक में एसगार्ड को बर्बाद किया था। और एक क्वेश्चन आया था कि सर्टर अपने स्वॉर्ड से सन और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं, तो इसका आंसर है हाँ। सर्टर एक स्काई फादर है और स्काई फादर्स के लिए प्लैनेट और स्टार्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 3 ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड। अब हेला और गॉर की नेक्रोस्वॉर्ड में फर्क है। हेला की नेक्रोस्वॉर्ड एसगार्डियन मैजिक से बनी है और गॉर की नेक्रोस्वॉर्ड यूनिवर्स के फर्स्ट शैडो से। ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड से स्पेशली गॉड्स को मारा जाता है और लव एंड थंडर अभी तो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर को देखकर हमें ये पता चल गया है कि गॉड ने अपने नेक्रोस्वॉर्ड से कितने गॉड्स को मारा है। ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि नेक्रोस्वॉर्ड से गॉड ने अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर कोई लाइट नहीं है। उसके बाद नेक्रोस्वॉर्ड ने गॉर पर कंट्रोल कर लिया है क्योंकि उसका ब्लड ब्लैक है। गॉर जियूस को भी मार चुका है क्योंकि फाइनल बैटल के दौरान जियूस का जो थंडरबोल्ट है वो वैल्करी यूज कर रही है। और ट्रेलर में जो व्हाइट कलर का क्रिएचर हमने देखा था वो भी एक गॉड है जो ब्लैक होल से सिर्फ खेलता था, पर गॉड ने इसे भी मार दिया। और ऐसी थियरी भी आ रही है कि गॉड ने ही नोवियर नाम के सेलेस्टियल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था। कॉमिक्स में नेक्रोस्वॉर्ड से ही सेलेस्टियल को सबसे पहली बार मारा गया था। बस फर्क इतना है कि कॉमिक्स में ये काम नल ने किया था, और क्योंकि नल अभी एमसीयू का पार्ट नहीं बना है और नेक्रोस्वॉर्ड एग्जिस्ट करती है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि नोवियर को गॉड ने ही मारा हो। और हो सकता है कि थॉर भी आखिर में मारा जाए क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था। नंबर 2 बुक ऑफ विशांति एंड डार्क होल्ड। अब वैसे तो ये दोनों मैजिकल स्पेल से भरी बुक्स है, पर इन दोनों को वेपन्स की तरह यूज़ किया जाता है। ये दोनों बुक्स अपने मैजिक यूज़र्स को वो सारे स्पेल दे देती है जिसकी मदद से यूज़र कुछ भी कर सकता है। डार्क होल्ड बुक के ज़्यादातर स्पेल रियलिटी मैनिपुलेशन से रिलेटेड है और इसी बुक ने हमारी भोली भाली वंडा को एक स्कारलेट विच बना दिया। और बुक ऑफ विशांति एक डिफेंस बेस्ड बुक है। ये अपने यूजर को किसी भी स्पेल या एबिलिटी को ब्रेक करने में मदद करती है। डार्क होल्ड एक डार्क मैजिक बुक है और बुक ऑफ विशांति डार्क होल्ड की अपोजिट है, और बुक ऑफ विशांति से डार्क होल्ड यूजर को हराया जा सकता है। ये दोनों बुक्स यूनिवर्स को बर्बाद करने की पावर होल्ड करते हैं। ड्रीम वॉक करने से इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने इनकर्जन करवा दिया था और पूरी यूनिवर्स में वो अकेला जिंदा बचा हुआ था, और बुक ऑफ विशांति की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइटन पर ही मार दिया था। इन दोनों बुक्स की हमें फुल पोटेंशियल देखने नहीं मिली, पर अगर कोई यूजर फाइट के दौरान इन बुक्स के सारे स्पेल्स यूज करना शुरू कर दे तो उसे बीट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब नंबर 1 पर बढ़ने से पहले मैं कुछ वेपन्स को मेंशन कर देता हूँ, जो है एडिथ ड्रोन्स, रोनन का स्पीयर जिसमें पावर स्टोन था, जियूस की थंडरबोल्ट क्योंकि ये कितना पावरफुल वेपन है वो हमें लव एंड थंडर देखने के बाद पता चलेगा, वैल्करी का ड्रैगन फैंग, एंटमैन के पिम पार्टिकल्स वाले डिस्क, याका एरो, लोकी सेप्टर, बुक ऑफ केगलेस्ट्रो और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया आई ऑफ ओगोमोटो। पर अब बढ़ते हैं नंबर 1 पर, जो है इन्फिनिटी स्टोन्स। अब इन्फिनिटी गॉन्टलेट ले लो या नैनो गॉन्टलेट, अगर इन्फिनिटी स्टोन्स इनमें ना हो तो ये किसी काम के नहीं है। इन्फिनिटी स्टोन्स को सेलेस्टियल से लेकर ह्यूमंस तक यूज कर चुके हैं, सिर्फ टीवीए वालों को छोड़कर। 6 इन्फिनिटी स्टोन जिसके पास होते हैं वो यूनिवर्स को बनाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है और बाद में फिर से सेम टू सेम यूनिवर्स बना सकता है। बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूजर को पावर, स्पेस, टाइम, सोल, रियलिटी और माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी देते हैं, और जिसके पास ये पावर होती है वो एक गॉड ही है क्योंकि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी। कॉमिक में ऐसे कई सारे वेपन्स है जो इन्फिनिटी स्टोन से ज़्यादा पावरफुल है, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी के लिए तो इन्फिनिटी स्टोन से सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है।
और इसी के साथ आज की हमारी लिस्ट भी यही ख़त्म हो जाती है। पर अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी वेपन को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।